हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने थर्ड डे में आ गए हैं 180 डेज के चैलेंज पे। और मुझे पता है कि आज भी बहुत सारे बच्चे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी जर्नी बिल्कुल स्मूथ होने वाली है आराम से। आप सबका जो रिस्पॉन्स आया वीडियो में उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। तो यार, पिछली वीडियो में हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने सीखा था फ्लो चार्ट, हमने सीखा था सूडो कोड, कि यार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं, वो कैसे देंगे। तो उसके लिए हमने फ्लो चार्ट वगैरह बनाया था, उसके साथ ही सूडो कोड वगैरह लिखा था। लेकिन अभी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें उसको कोड भी करना है, और जो लैंग्वेज से हम कोड करने वाले हैं वो होगी हमारी C++। जी हाँ, C++। तो अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। अभी इस टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि अभी तक जो हम सीखे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्यारा सा डायग्राम है, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे चाय बनाना, कुछ भी करना, ठीक है, मान लो मैं कॉफी मशीन ही बना रहा हूं, तो पहले मेरे पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि मैं कैसे कैसे उसको बना सकता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया था, या तो मैंने सूडो कोड लिख दिया कि कैसे कैसे मैं उस चीज को सॉल्व करूंगा, या फिर मैं उसका फ्लो चार्ट बना दूं। जब हम ये चीजें कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अब इसको कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक, कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास C++ लैंग्वेज है, लॉजिक इससे मुझे पता चल गया है। अब मुझे सिर्फ कोड करना है। ठीक, तो मान लो यहां पे मैं कोड कर रहा हूं, C++ में कोड कर रहा हूं। उसके बाद क्या करना है, इस कोड को किसको भेजना है, मशीन को। ओके, तो जो भी हमारा कंप्यूटर होगा मैं उसको ये भेज दूंगा, तो वो कंपाइलर के पास होगा, कंपाइलर के पास, और कंपाइलर हमारी जो कंप्यूटर है उसको पास कर देगा, और जो भी मेरा कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आराम से। तो आई थिंक ये सबको चमक गया होगा। यहां पे मैंने लॉजिक सोचा, उसको एक कोड में लिखा। कोड में क्यों लिखा, ताकि मैं उसको पास कर पाऊं। उसके बाद कंपाइलर का काम है किसको, इस कोड को इसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हमने देखा था कि इसको हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आती है, तो पहले इस हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, तब जाके समझ पाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, जो हमारा कंपाइलर है तो क्या ये सिर्फ कोड को ही कन्वर्ट करता है या और भी कुछ काम करता है भैया। तो यार, इसका एक बहुत बढ़िया आंसर है। कंपाइलर के बहुत यूज केसेस हैं। एक तो हमने देख लिया कि वो कन्वर्ट कर देता है उसको बाइनरी में। सेकंड, जो मोस्ट एडवांटेज है उसकी, कि अगर मेरे इस कोड में कुछ एरर है, कुछ एरर आती है कोड में, तो वो भी वो मुझे बता देता है कि भाई इसको सही कर लो, मैं बाद में बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, पहले आप अपने इस कोड को सही कर लो। तो यहां पे भी कंपाइलर मेरे काम आता है। और कहां कहां आता है, ऑप्टिमाइजेशन। ये मेरे कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज भी कर लेता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कंपाइलर डिजाइन का पार्ट होता है। बस मैंने आपको बता दिया। अभी तक हम ये सब कुछ सीख चुके थे। अब बात आती है ट्रांजिस्टर की, जो हमने सीखा था। ट्रांजिस्टर सबको पता है क्या होता है। आपको लग रहा होगा यार कुछ ऐसी टर्म भैया ने बोल दी जो आज तक हमने सुनी थी, पहले के लेक्चर में सुनी थी, घबराना नहीं उसे देख के। अब देखो, मेरा ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे मेरे ट्रांजिस्टर होते हैं बहुत सारे, ठीक। और हम सबको पता है कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर क्या स्टोर हो सकता है, ये तो 1 या तो 0। कैसे, ये तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, और इसी में मैं अपना डेटा को स्टोर करता हूं। जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं ना, इसी में मेरे सारे डेटा स्टोर होते हैं। अगर मुझे इन 5 में क्या स्टोर कराना हो, 5 को, मान लो मुझे 5 को स्टोर कराना है, तो मैं कैसे उसको स्टोर करा पाऊंगा। तो भाई वो कराना मेरे लिए बहुत ईजी टास्क है। मुझे पता है सबसे पहले मुझे 5 का क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा बाइनरी में, है ना, क्योंकि ये तो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 101 में। तो मुझे पता है ये वाला 1 यहां पे डाल दो, इसको यहां पे डाल दो, इसको यहां पे डाल दो, अब बाकी जितने बचे उनको 0 0। तो इस तरीके से मैंने इसको इजीली कन्वर्ट कर दिया। तो 1 का मतलब क्या होगा कि ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा। तो इस तरीके से मैंने 5 को अपने कंप्यूटर में इजीली सेव कर दिया, सेव कर दिया। ये था यहां तक का। अब अगला क्या होगा भैया। अब हमने अभी तक, मैं आपको बोल सकता हूं कि जो एक ट्रांजिस्टर होता है, इसको थोड़ा रब करते हैं हम। जो हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक बिट स्टोर करता है, ये तो 0 करेगा, ये 1 करेगा, तो वह हम इसको 1 बिट बोल देते हैं। 1 बिट मतलब एक बार में एक नंबर को स्टोर कर सकता है। ये तो कर सकती है, तो 0 को करेगा या फिर 1 को करेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी, 1 बिट, है ना। जैसे हम
कुछ सामान खरीदते हैं, मान लो किलोग्राम की अगर मैं बोलूं, उसकी स्मॉलेस्ट बिट क्या होगी, मे बी 1 मिलीग्राम, ये उससे भी छोटी हो सकती है। तो वही ऐसा भी इसका भी है, तो ये सबसे छोटा होता है इसमें मेमोरी में, 1 बिट। ठीक, तो ये आपका ट्रांजिस्टर है, या तो इसमें 0 सेव हो सकता है या फिर 1, मतलब एक बार में एक ही एलिमेंट, तो उसको हम बोलते हैं 1 बिट। अब जो मेरा 1 बिट होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, जो मेरा ये 1 बिट होता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर, है ना, ये पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगर 8 बिट एक साथ आ जाए, 8 बिट एक साथ आ जाए, तो इसको बोलेंगे हम कितना, 1 बाइट। बिल्कुल वैसी है जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं, वैसी है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे करके। उसके बाद 1 बाइट है, तो उसके बाद 8 बाइट, क्या ये सही होगा? सही लग रहा कुछ ये? नहीं, ये सही नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि भाई 1024 बाइट, यहां तक तो ऐसे ही रहता है, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी, जिसको मैं क्या भी बोल सकता हूं, 2 की पावर 10 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट। यही होता है, हाँ भैया यही होता है। फिर 1024 केबी इक्वल टू कितना होगा? आप सबको पता है, हम सबने इंटरनेट यूज कर रहा है, पहले मोबाइल का डेटा खर्च होता था, वहां से मैं आइडिया लग जाता था, कितना होता है भैया 1 MB, 1 मेगाबाइट। तो इसको भी बोल सकता हूं 2 की पावर 10। तो मैं आपको कह रहा था ना, ये सब 2 की पावर में ही जाते हैं, इसीलिए। क्यों? क्योंकि एक बार में 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ऐसे करके। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। ठीक, अब आगे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं थोड़ा और, तो मैं बोल सकता हूं 1024 MB इक्वल टू कितना होगा भैया 1 GB, ये तो हमें पता है। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 की पावर 10 GB इक्वल टू 1 TB, 1 टेराबाइट। ये गीगाबाइट हो गया, ये मेगाबाइट हो गया, ये किलोबाइट हो गया, ये बाइट्स हो गए। तो इस तरीके से कंप्यूटर की यूनिट बढ़ती रहती है, इस तरीके से। अभी आप में से बहुत लोग सोचेंगे ये क्या था, ये 2 2 2 2 2, अभी उसको इग्नोर करो, आगे उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप ये देखो, अब ये और भी आगे बढ़ सकता है कि आप 2 की पावर 10 TB इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 1 टेराबाइट। तो ये हमारी, हम देख पा रहे हैं ये मेमोरी है, ये हमने एक्चुअल में देखी हुई है कि भाई आपका फोन कितने जीबी का है, आपके जो लैपटॉप है उसमें कितनी टीबी है, ये हम सबने देखे हुए हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि ये कितना स्पेस लेता है। तो यहां पे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ भी स्टोर कराना हो, मान लो मुझे 4 को स्टोर कराना है अपने कंप्यूटर में, तो हमें पता है कि कैसे होगा। मुझे पता है पहले 4 को कन्वर्ट करूंगा 100 में और उसको ट्रांजिस्टर के अंदर डाल दूंगा। यही करते हैं, हाँ भैया, है ना। अब मान लो 10 है, मैं 10 को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर यहां पे अगर आपके पास ये आ जाए ए को स्टोर करके दिखाओ, इसको कैसे करेंगे, है ना। ए आ सकता है आपके पास कि भाई इसको भी अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में स्टोर करके दिखाओ, तो इसको कैसे हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है वो देखते हैं। अब देखो इस यहां पे दिक्कत क्या है, मैं इसको सीधा बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं एक अल्फाबेट है और अल्फाबेट को सीधा मैं उसमें कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो ऐसी बाकी लोगों ने भी सोचा कि भाई ए को ऐसा क्या करें कि कंप्यूटर में स्टोर हो पाए। तो हमने उस टाइम पे सोचा क्यों ना ए को हम कोई एक नंबर एलोकेट कर दें। नंबर एलोकेट करने से क्या होगा, मान लो अगर मैं इसे कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दे देता हूं, मान लो मैंने इसको दे दिया 65, कि 65 मतलब हमेशा ए होगा, बी मतलब 66 होगा, सी मतलब 67 होगा। ये मैंने मान लिया कि ए मतलब 65, बी मतलब 66, सी मतलब हमेशा 67 होगा, ये पूरी दुनिया ने मान रखा है। अब मुझे पता है मेरे पास एक नंबर आ चुका है, अब मैं इसको इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना बनेगा, 1 0 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे दिखेगा। तो मैं इस नंबर को इजीली अपने ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोर करवा सकता हूं।
तो मेरे को दिक्कत यही थी कि मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा था, सीधा ए को। तो वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करी कि ए को कोई नंबर एलोकेट कर दो जिसका मतलब मुझे हमेशा समझ आ जाए। तो पूरी दुनिया एक ही चीज में एग्री हुई। अब पूरी दुनिया, हर कोई अपना सिस्टम चला रहा है। अब किसी को तो एक नंबर पे एग्री होना पड़ेगा ना कि ए का मतलब 65 ही है, बी का मतलब 66 ही है, वरना घसड़ पसड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो वहां पे आया था आस्कई टेबल, जो आपके हर एक कैरेक्टर को एक नंबर एलोकेट कराता है। हर एक कैरेक्टर को जो भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, या ए बी सी डी ई एफ हो गया, या फिर ये अगर आपको प्लस स्टोर कराना है अपने कंप्यूटर में, प्लस साइन होता है ना, इसको भी तो स्टोर कराना होता है। तो इसको कैसे स्टोर कराओगे? इसको भी एक नंबर मिला हुआ होगा, कोई भी हो सकता हो, फिर माइनस या फिर ये, तो इन सबको एक नंबर एलोकेट कर देते हैं। अब वो सारे नंबर फिक्स होते हैं, और उनको पूरी दुनिया मानती है। तो वो नंबर इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है, आस्काई टेबल। मैं आपको दिखाता हूं, आपको यहां पे दिख रहा होगा अच्छे से डायग्राम पे। अगर मैं यहां पे बात करूं, कैरेक्टर मेरा ए है, यहां पे दे रखा है ये कैरेक्टर ए, ये डेसिमल में इन्होंने इसको नंबर दे दिया 65, ताकि मैं उसको कंप्यूटर में स्टोर करा पाऊं। तो ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया। ये नहीं कि यूएस वाले मानते, चाइना वाले नहीं मानते, वरना कभी कोई दो डिवाइस मतलब बात ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? अगर एक, मान लो मुझे पता है मुझे आपको मैसेज भेजना है, मैं यूएस में हूं, यूएसए में, और आप रसिया में हो, ठीक। आप ए का मतलब 66 मानते हो, 65, और ये बोलता कि मैं ए को 123 मानता हूं, ठीक। इसने इसको मैसेज भेज दिया। अब मैसेज भी कैसे जाएगा? बाइनरी फॉर्म में जाएगा, क्योंकि सब कुछ 0 1 में होता है। इसको रिसीव हुआ, इसने देखा यहां पे 65 लिखा है, और इसके उसमें 65 का मतलब कुछ और ही था। मान लो इसके उसमें 65 का मतलब था मल्टीप्लाई। ये बोलेगा ये इसने कैसे मैसेज भेजा मल्टीप्लाई, ये तो मेरी समझ ही नहीं आया। इसलिए इन सारी कंट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया गया, जिन्होंने एक आस्काई टेबल क्रिएट करी, ताकि पूरी दुनिया माने, ताकि हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। आई थिंक ये पॉइंट अब सबको क्लियर होगा। तो मैं देख पा रहा हूं जो कैपिटल ए होता है वो, उसको 65 एलोकेटेड है, फिर बी 66, सी मतलब कंटिन्यूअस उस पर एलोकेटेड है। भैया जो स्मॉल ए होते हैं उनको अलग से मिलता है। स्मॉल ए कहां पे है? ये है मेरा 97, स्मॉल बी 98, ये क्या है भैया? ये 61 62, ये हेक्सागोनल फॉर्म है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, हेक्साडेसिमल फॉर्म बताया था ना मैंने आपको, वही है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म तो मेरी ये हो गई उन कैरेक्टर्स की। तो ऐसी सारे कैरेक्टर को कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ये देखो, ये भी मेरे कीबोर्ड में होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी आप देख पा रहे हो। ये मॉड्यूलो साइन हो गया, ये एंड का हो गया, ये देखो, ये सब कुछ मेरे कंप्यूटर में सेव रहते हैं। भैया यार ये 1 2 3 ये क्यों है? ये क्यों है? इनका आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है। मैंने कहा अभी इनको ये कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है, अभी इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट को आप अभी रहने दो, ठीक है। अभी हम इस पे देखते हैं। तो मुझे पता है अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराना हो तो सबसे पहले मुझे उसकी डेसिमल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद मैं उसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। तो पूरी दुनिया, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, जितना भी नेटवर्क है, सब इस आस्काई टेबल को फॉलो करते हैं, ताकि हम आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। एग्री? हाँ भैया, समझ आ गया। तो बताओ यहां तक चमका नहीं चमका? मस्त मस्त करके चमका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हमने ये देख लिया था कि ये कैसे स्टोर होंगे। 65 ऐसे स्टोर होगा, 66 ऐसे स्टोर होगा, और टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर थे? यहां तो 127 लिखे हैं, अभी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि ये 256 तक होते हैं। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया ये राम कथा क्यों पढ़ाई आपने? ये बिट बाइट, ये आस्काई टेबल, ये पढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो मैंने कहा अभी समझ आ जाएगा। आज हम करने वाले हैं अपना पहला कोड। हमने पहला कोड लिखेंगे आज अपने C++ में। राइट, फर्स्ट कोड इन C++। आज हम अपने C++ में पहला कोड लिखेंगे। लैंग्वेज का सबको क्लियर है? C++ क्यों पढ़ रहे हैं? सबको क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो यार कल हमने देखा था सूडो कोड वगैरह हम कैसे लिखते थे। तो वहां पे एक चीज होता था अपना, क्या होता था? एक स्टार्ट पॉइंट होता था, फिर बीच में प्रोसेस वगैरह चलती थी, जो भी आ रहा है लास्ट में अपना एंड हो जाता था। यही करते थे ना हम सूडो कोड में, वही हम कन्वर्ट करते हैं यहां पे। आज हम यही कन्वर्जन यहां पे सीखेंगे। अब देखो,
मैं पहले आपको बोर्ड में समझाऊंगा पूरे कोड को, फिर कंपाइलर में जाके कोड को हम लिखेंगे। अब यहां पे आते हैं, देखो ये कहां से शुरू होता है सी प्लस प्लस में। सबसे पहले आता है अपना इंट मेन, ऐसे करके। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये मेरा स्टार्टिंग है जहां से मैं कोड को रीड करना स्टार्ट करूंगा, यही वाला स्टार्ट, कि यहां से मैं अपने कोड को रीड करना स्टार्ट करूंगा। जब मैं यहां पे बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन होगी कि भाई ये कर ले वो कर ले, जैसे यहां पे होंगी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह कि क्या क्या तुम्हें करना है, वैसे यहां पे होंगी, और वो यहां पे आके एंड हो जाएगा, यहां पे आके एंड हो जाएगा। इस तरीके से मेरा कोड चलेगा। तो मुझे पता है कि मेरा कोड स्टार्ट यहां पे हो रहा है, जैसे वहां पे पता चलता था कि एक कॉमन पॉइंट होने जहां से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कहां पे हो रहा है वो मुझे पता चल गया कि स्टार्ट यहां पे हो रहा है, एंड यहां पे हो रहा है। अब मान लो मुझे कुछ प्रिंट कराना है, कुछ भी, कैसे प्रिंट कराऊंगा वो? तो भैया मैंने बोला प्रिंट के लिए एक छोटी सी कमांड होती है। अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, बहुत आसान है। आपको क्या लिखना है, यहां पे लिख दो ऐसे करके, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा होगा। फिर इसके बाद आएगा सी आउट। मान लो हम हेलो कोडर आर्मी प्रिंट करा रहे हैं, यहां पे कोटेशन आएगा हेलो कोडर आर्मी, सीए लिख दिया मैंने, ओके, और यहां पे सेमीकोलन से बंद। ये क्या है भैया इतना बड़ा? ये समझ नहीं आया मुझे, ये समझ नहीं आया। तो मैंने कहा आपको अगर अपने कंप्यूटर में कुछ भी प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन में, मान लो आपको जो मैंने टास्क दिया था, तो आपका टास्क ये है कि आपको अपनी स्क्रीन में ये प्रिंट कराना है, तो वो जो भी होगा इस प्रोग्राम की हेल्प से होगा। सी आउट बोलेगा, सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट, मतलब कैरेक्टर आउटपुट, मतलब इस जो डिवाइस है इसमें ये आउटपुट दे दो। सिंपल सी आउट यही कहता है, जो भी मेरी स्क्रीन है उसमें जो भी ये इस कोटेशन में लिखा हुआ है उसको यहां डाल दो, जो भी इस कोटेशन में लिखा है डिक्टो कॉपी करके यहां पे डाल दो। तो इसका काम यही होता है। अगर अभी मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये अभी एरर देगा। क्यों एरर देगा अभी हम वो देखते हैं। देखो एरर इसलिए देगा, अभी इसको इस सी आउट का मतलब नहीं पता कि सी आउट मतलब है क्या, कंपाइलर को नहीं पता, उसको बताना पड़ता है कि सी आउट का असली मतलब क्या है। अब उसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है। तो मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, मतलब इससे इसको पता चल जाएगा इस पूरे का मतलब, कि इसका मतलब क्या है। अगर आपको कुछ भी आउटपुट देना है तो आपको ये पूरा यहां से लेके यहां तक देना पड़ेगा, फिर ये वाले सिंबल आएंगे और ऐसे करके इसका सिंटैक्स होगा। देखो घबराना मत, आपको लग रहा है यार भैया ये कुछ अजीब सा हो गया। मान लो अगर आज मैं आपको कहूं कि आपको फ्रेंच सीखनी है, तो क्या आप पहले दिन में फ्रेंच सीख जाओगे? नहीं भैया, पहले दिन में तो नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ता लगेगा इन सिंटैक्स के साथ थोड़ा फॉर्मल होने में। उसके बाद आपकी जर्नी भी स्मूथ चलेगी। ओके, तो फ्रेंच भी आप 14-15 दिन में थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे, तो ये भी आप 14-15 दिन में अच्छी खासी कमांड आपकी इसमें आ जाएगी। तो इनको देख के घबराना नहीं है आपको कि ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं, कैसे मैं याद करूंगा, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, मुझे भी लगता था। ओके, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड सी आउट हेलो सी। तो क्या था, जब मैं इसको कंपाइल करता हूं कोड को, तो उसको इस लाइन का मतलब पता नहीं था जब तक मैंने ये हैश इंक्लूड वाला नहीं डाला था। इसको पता है, इस हेडर फाइल को पता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसको पता है कि इसका मतलब क्या है, तो उसका वो बोलता है कि इसके बाद जो भी इसमें आएंगे इनको स्क्रीन में आउटपुट में दे दो। इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल, हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल है क्या, ये हेडर फाइल किस चीज के लिए? ये है इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। इसको आप तब इंक्लूड करोगे जब भी आपको अपने कंप्यूटर से कुछ भी आउटपुट दिलाना हो स्क्रीन में, या फिर कुछ भी इनपुट लेना हो, तब आप इसका यूज कर रहे होंगे। एक तो होता है सी आउट, एक होता है अपना सीन। सीन के बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है इसमें, जैसे आपने ये लिख दिया, ठीक है, अब ये कोड अगर आप रन करोगे तो स्क्रीन में मस्त हेलो सी प्रिंट होगा। अब आप सोचो, आप फिर से आपको एक और प्रिंट करना है, ठीक। अब आप फिर से कुछ प्रिंट करना चाहते हो मान लो, तो आप फिर से यही पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक। अब इसमें मान लो आपको प्रिंट कराना है कुछ भी, ठीक, कि मैं रोहित को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो उसके बाद रोहित प्रिंट हो जाएगा, ठीक।
फिर से मुझे प्रिंट कराना है, तो आपको ये लग नहीं रहा है कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है पूरा लाइन, पूरी लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, पूरी लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, लग रहा है? तो मैंने कहा यार ये जो पार्ट है ना ये कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट करो। अभी जब मैं सी इन वगैरह भी यूज करूंगा तो वहां पे भी मुझे यही लिखना पड़ेगा, जब मैं सीन वाला स्टेटमेंट लूंगा ना उसके साथ भी ये लिखना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट हर किसी के साथ आ रहा है। मान लो अभी सीन का घबराना मत, ये है क्या आगे वाली लेक्चर में कवर होगा। फिर अगर मैं इसको वेक्टर लिखूंगा उसके साथ भी मुझे ये लिखना पड़ता है, वेक्टर क्या होता है वो भी आगे जाके डिस्कस होगा। तो मतलब ये वाला पार्ट बार बार जितनी बार मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा ये हमेशा आ रहा है, कुछ ऐसा हो कि मुझे ये लिखना ना पड़े। तो मैंने कहा यार उसके लिए ना आप एक काम करो, ये लिख दो, यूजिंग पहली नेम स्पेस एसटीडी। ये अब मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसको खुद ही इंक्लूड कर लेगा, खुद ही इंक्लूड कर लेगा। यहां पे खुद मान लेगा कि मैं इनके साथ अटैच्ड हूं, मैं इनके साथ अटैच्ड हूं, मैं इनके साथ अटैच्ड हूं, इनके साथ अटैच्ड हूं। तो जो अभी हमने हेडर फाइल लिखी, ठीक, अब मैंने यूजिंग नेम एसटीडी देख लिया। तो एसटीडी को पता है कि जो भी मेरे हेडर फाइल्स हैं उनमें कोई भी नाम हो, मान लो इस हेडर फाइल के अंदर सी आउट सी इन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। अब मान लो कोई एक और हेडर फाइल होती है, मान लो अपनी हैश इंक्लूड, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, वेक्टर इस टाइप से, ठीक। तो उसके अंदर अगर किसी का नाम वेक्टर हुआ तो मुझे उसके साथ भी ये लिखना पड़ता था। तो उसको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके साथ इन नामों के साथ आगे जाके स्ट्रिंग आएगा, ऐसी बहुत सारे आएंगे, मैप आएगा, उन सब के साथ ये एसटीडी जुड़ रहा था। तो ये खुद ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि मैं किन किन के साथ जुड़ रहा था, ठीक है। वही नाम वो यहां पे चेक कर लेगा और उनके साथ खुद को अटैच कर देगा, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये बेनिफिट मिला मुझे कि मुझे ये पूरा पार्ट बार बार नहीं लिखना पड़ा। तो आई थिंक ये दो चीज क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक। घबराना नहीं है कोड देख के। अब अभी सीन वाला रहने देते हैं, अब इसको रहने देते हैं। अब हमने कुछ भी प्रिंट कराना है, हम इजीली उसको प्रिंट अपनी स्क्रीन में करा सकते हैं इस कोड की हेल्प से। अब आप बोलोगे भैया कल मैंने एक कोड लिखा था, कौन सा कोड लिखा था? एक कोड लिखा था हमने कि 2 नंबर का सम, मान लो मुझे 2 और 3 को ऐड करना है, इसको कैसे ऐड कराऊंगा? सिंपल सा। तो मैंने कहा सिंपल है, सी आउट लिखो, ओके, और लिख दो 2 + 3, ये सीधा प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन में आउटपुट सीधा 5 आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए था सीधा 5 आ जाएगा। भैया इसको इसमें क्यों नहीं लिखा, कोटेशन में? कोटेशन में क्यों नहीं लिखा? अगर मैं इसको कोटेशन में लिखूंगा तो ये जो लिखा है सीधा वही प्रिंट होगा स्क्रीन में आपके, ये याद रखना। अगर कोटेशन में लिखा है तो सीधा 2 + 3 ही प्रिंट होगा। जब कोटेशन में नहीं लिखा है तो उसके जो भी उस ऑपरेशन का आंसर होगा वो प्रिंट होगा, समझ गए? अगर कोटेशन में लिख दिया दोनों को ऐसे करके तो सीधा 2 + 3 ही प्रिंट हो रहा है सीधा। अगर नहीं लिखा है ऐसे तो जो वैल्यू यहां पे लिखी होगी इनकी वो सीधा प्रिंट हो जाएगी। अगर यहां पे कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यहां पे कोई सिंगल डिजिट आपने लिखी है 6 तो सीधा 6 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। अगर आपने यहां पे 6 × 8 लिखा है तो 48 प्रिंट हो जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान देना है, जब कोटेशन में होगा तो उसके अंदर जो भी लिखा है डिक्टो वही आपका प्रिंट होने वाला है। तो यहां तक हमने ये चीजें कवर कर ली हैं। तो भाई ये रही अपनी लैपटॉप की स्क्रीन। तो ये मेरा मैकबुक है, आप लोग तो गरीब हो, आपके पास विंडो होगा। एक जमाना था जब मैं भी गरीब हुआ करता था। ओके, तो यार सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे, ठीक। कोड हमें कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। अभी तो आपको ये खाली स्क्रीन दिख रही है, कहाँ पे लिखूँ? तो उसके लिए हमें पास ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की, नहीं बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक चीज़ की, जो होता है IDE। तो भाई IDE कौन कौन से यार? कॉलेज टाइप में मैं टर्बो C++ चलाया करता था, उसके अलावा अभी VS कोड चलता है, कोड ब्लॉक चलता है। तो आप एक वीडियो देख लेना VS कोड की, VS कोड काफ़ी फैमिलियर है हर चीज़ के लिए। ओके, तो एक इंस्टॉलेशन वीडियो देख लेना, 5 मिनट का काम है।
मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास अभी यहाँ पे मैकबुक ही है, मेरे पास अभी विंडो वाला लैपटॉप है नहीं, तो वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता दोनों को। तो आप कोई भी एक यूट्यूब की वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है। 5 मिनट का काम है, ज़्यादा हैवी काम नहीं है। अब ये आपको दिख रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि एक यहीं पे आप एक फोल्डर बना दो C++ नाम से, इसको नाम रख देते हैं, रिनेम कहाँ पे, ये ओके C++, ये इसका नाम हो गया। अब इसको एक काम करो, यहाँ से उठाओ और इसके अंदर ड्रॉप कर दो, ये खुल गया यहाँ पे। ओके, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे C++ खुला हुआ है। यहाँ पे आप इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। मान लो मैं अपने प्रोग्राम का नाम डालना चाहता हूँ कि हम पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट उसका हम नाम डाल दे रहे हैं। उसके बाद उसका एक्सटेंशन, हम C++ में कोड कर रहे हैं तो उसका नाम .cpp, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा तो वो खुल जाएगा। इसको ऐसे क्लिक कर दो और आप यहाँ पे आ जाओ। अब हमें पहला अपना कोड लिखना है। इसमें कैसे लिखेंगे, तो भाई हमें पता है कि इंट मेन से हम स्टार्ट करते थे, इंट मेन, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया और ऐसे करके ये अपना यहाँ पे एंड हो गया, इस टाइप से। अगर इस कोड को रन करना है तो यहाँ पे आप रन कोड कर सकते हो ऐसे करके। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, कोई इसने एरर नहीं दिया अभी तक। अब यहाँ तक तो छोटी मोटी चीजें हमने करी। मान लो जो हमने अभी तक एग्जांपल देखा था कि अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना हो, मान लो मुझे कोडर आर्मी प्रिंट कराना है, तो उस केस में क्या करूंगा। तो भाई मुझे पता है कि भैया आपने बताया था कि स्टैंडर्ड सी आउट हेलो कोडर आर्मी, कोडर आर्मी स्पैम कर दिया करो कमेंट में, ओके, अच्छा लगता है देखने में। तो अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूंगा, ठीक, तो ये मुझे बहुत सारे एरर देगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसने एरर देखा है कि यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर। एक तो स्टैंडर्ड का उसे नाम नहीं पता, उसे सी आउट का भी अभी नाम नहीं पता, तो पहले मुझे इनका नाम उसे बताना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए क्या होता है, मैंने कहा था आप क्या यूज करोगे, पहले आईओ स्ट्रीम को लेके आओ, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, जो भी मुझे वहाँ पे काम कराने होते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये अच्छे से मुझे आउटपुट दे देगा। तो रन कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे होगे, इसे दोबारा रन करते हैं, क्लियर कर देते हैं, और इसको अगर दोबारा रन करूंगा तो इसने हेलो कोडर आर्मी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ओके, बड़े अच्छे से। अब हमने देखा था यार ये एसटीडी वाला पार्ट बहुत बार लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अगर मुझे ये करना है, ठीक, कोडर आर्मी है, कोडर आर्मी 1 है, कोडर आर्मी 2 है अंदर, ठीक, कोडर आर्मी 3 है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, देखो प्रिंट तो हो जाएगा सब, हेलो कोडर आर्मी, हेलो कोडर आर्मी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अभी स्पेस की प्रॉब्लम को भी अभी हम सॉल्व कर देंगे। पर अभी आप देख पा रहे हो कि जो जो मैंने प्रिंट करें वो प्रिंट इजीली हो जा रहे हैं। अब देखो जो आईओ स्ट्रीम होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सी आउट होता है, सीन होता है, और ये हेडर फाइल है। ऐसी हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल होंगी जो हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, जैसे हैज इंक्लूड है, और उस मान लो वेक्टर, ये आगे क्लास में कवर होगा, ओके। अब जैसे ये वाला है, ठीक, अब मुझे इसकी भी वो करना है, इससे डिक्लेयर करना है, तो इसमें भी मुझे सेम काम दोबारा करना पड़ता है, एसटीडी, फिर लिखूंगा वेक्टर इंट वी। ये मत सोचो कि ये कैसे लिखा, ये मत सोचो, पर यहां पे भी मुझे एसटीडी लिखना पड़ रहा है। जितनी हेडर फाइल में इंक्लूड करता जाऊंगा, हर जगह में जो भी उसके ये नाम होंगे वहां पे, उन सब के आगे मुझे एसटीडी लिखना पड़ रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि भाई ये एसटीडी ना लिखना पड़े, बाय डिफॉल्ट सी आउट को के आगे खुद ही एसटीडी लगा दे। उसके लिए हम पढ़ते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये वाला, ठीक। क्योंकि देखो अभी हम आने वाली क्लास में सीन भी पढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक। ये इसके लिए भी एरर देगा, इसके लिए भी एरर देगा जब तक मैं यहाँ पे एसटीडी यूज नहीं करूंगा, ठीक। तो जब मैंने ये हेडर फाइल यूज कर ली, तो जहां जहां पे सीन होगा वहां पर खुद एसटीडी लगा देगा, सी आउट के आगे भी एसटीडी लगा देगा, सबके आगे उसको लगा देगा। तो भाई वही हम काम कर रहे हैं। तो अगर अब मैं इसको हटा दूं, ठीक, और ये पूरे ये जो एसटीडी पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इसको हटा दूं, तो अब मेरा प्रोग्राम कोई भी एरर नहीं देगा। अब कोडर आर्मी बड़े आराम से प्रिंट हो जाएगा, हेलो कोडर आर्मी। तो अगर आप वेक्टर भी बनाते हो तो उसके आगे भी आपको एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे नेम स्पेस ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब ये एसटीडी मतलब क्या है, री से पता कैसे चलेगा कि उसे सी आउट, सी इन, इनके साथ ही लगाना है। देखो ऐसा होता है कि जैसे आईओ स्ट्रीम है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी एसटीडी सी आउट होगा, एसटीडी सी इन होगा, इसके साथ भी कि एसटीडी वेक्टर होगा, ठीक। तो ये उन नेम स्पेस जिनके आगे इसको एसटीडी लगाना है, वो उनको यहां से उठा लेगा, यहां से, इन हेडर फाइल से, ठीक है। मान लो कि इस हेडर फाइल में मान लो रोहित लिखा है, मोहित लिखा है, सोहित लिखा है, तो जहां जहां पे मैं रोहित, मोहित, सोहित लिखूंगा उसके आगे खुद ही वो एसटीडी लगा देगा। और उसके बाद अगर
कहीं और पे कोई और कीवर्ड है, मान लो मनीष है, मनीष ना तो आयु स्ट्रीम में ना तो वेक्टर में, तो वो मनीष के आगे एसटीडी को नहीं लगाएगा, सिर्फ जो इनके आगे जो नाम रखे गए हैं उन्हीं के आगे एसटीडी को लगाएगा, इसीलिए इसका नाम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी पड़ा है। अब आपका एक मेन डाउट आ सकता है कि भैया जब इन्होंने पूरा एक कंपाइलर बना दिया है, सब कुछ बना दिया है, तो ये सब कुछ इन्होंने इसके साथ इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? मतलब ये भी कंपाइलर के अंदर ही डाल देते, ये जो हेडर फाइल हम बना रहे हैं, ये हेडर फाइल बनाई, ये हेडर फाइल बनाई, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है ना, इनको लिखने की जरूरत ही क्या है? कंपाइलर के अंदर खुद ही घुसा देता बैकएंड के कोड में। तो देखो ऐसा होता है कि जैसे ये कोड है मेरे, इनमें ना अपडेट आते रहते हैं जो हेडर फाइल्स हैं, कभी इनमें बग आ जाता है, तो अगर बग आ गया तो इनको सही करना पड़ता है, ठीक। तो ये कौन करते हैं? जो वो रहते हैं डेवलपर वगैरह। तो उस केस में मुझे सिर्फ इस हाइस इंक्लूड आई स्ट्रीम को ही अपडेट करना पड़ेगा, या फिर हाइस इंक्लूड वेक्टर को ही अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई नया हेडर फाइल इंक्लूड करना हो, मतलब एक नई हेडर फाइल आई है जिससे कुछ फंक्शनैलिटी आ रही है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूड करवा सकता हूँ, ठीक। इसलिए उन्होंने इसको कंपाइलर के अंदर नहीं डाला, बस यही रीजन है। तो मैंने देख लिया, इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको इजीली प्रिंट कर दे रहा हूँ। ओके सॉरी, इसको हटा दो और ये इजीली अब प्रिंट हो जाएगा, हेलो कोडर आर्मी, ठीक। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और ऊपर से आपको शो कर देते हैं, तो हेलो कोडर आर्मी प्रिंट हो गया। अब हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी थी, जैसे मैं ये हेलो कोडर आर्मी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद मैं इसको रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ यार इनके बीच में ना ये तो स्पेस आए, तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पे देख क्लिक करा, मैंने यहाँ पे स्पेस डाला, तो देखो आप अपने रिजल्ट में देख पा रहे हो कि आर्मी आर्मी के बाद हेलो कोडर आर्मी के बाद एक स्पेस खुद ही आ गया, पहले वो स्पेस नहीं था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अगर इस स्पेस का साइज में और बढ़ा दूंगा तो वो और बढ़ जाएगा साइज, ये देखो, ठीक। अब मैं चाहता हूँ यार ये हेलो कोडर आर्मी ना इस लाइन में ना आके नीचे वाली लाइन पाए, ठीक। तो उसके लिए सिंपल सी एक कमांड आपको देनी है। क्या कमांड होती है वो? ये होती है ENDL, एंड लाइन। एंड लाइन मतलब कि पहले हेलो कोडर आर्मी प्रिंट कराएं, फिर एंड लाइन अपना कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसको नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। तो देखो इसको हटाते हैं अपन लोग और अपना कोड इजी, तो हम देख पा रहे हैं हेलो कोडर आर्मी पहले आया, फिर हेलो कोडर आर्मी आया। तो इस तरीके से हम अपने कोड को इजीली एग्जीक्यूट करवा दे रहे हैं। मैं चाह रहा था कि पहले हेलो कोडर आर्मी आए, फिर नीचे वाली लाइन में हेलो कोडर आर्मी आए, तो हमने ENDL से कर दिया एग्जीक्यूट। और क्या क्या है दूसरा फंक्शनलिटी आप यूज कर सकते हो इसके अंदर ही, /n। /n आप इसके अंदर कर सकते हैं, उसका नाम भी नेक्स्ट लाइन होता है। वो कहता है कि उसको अगले वाले को नेक्स्ट लाइन पे लेके चले जाओ, मतलब कर्सर को। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके मैंने ये गलत लगा दिया, तो मैंने ये देखा हेलो कोडर आर्मी, हेलो कोडर आर्मी। अब हम इससे बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि भैया जब आपने पहला वाला ये करा था, ये ENDL, तो आपने ये 2 बार कैसे लिख दिया? ये एक बार यहाँ पे भी आ रहा है, एक बार यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैंने कहा ये आप 2 बार कर सकते हो एक ही कोड में, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो इसको कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इस ऊपर वाले को भी ऊपर ही लिख दूं, मैं चाहूं तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अब मैं इसके बाद लिख दूं उसे ऐसे करके, हेलो कोडर आर्मी, फिर नेक्स्ट लाइन जाएगी, फिर हेलो कोडर आर्मी प्रिंट होगा, अब फिर से मेरा वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। तो मैंने अगर इसको करूंगा हेलो कोडर आर्मी और हेलो कोडर आर्मी, तो इससे मैं क्या सीखा कि भाई नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें या तो ENDL यूज कर लो या फिर /n यूज कर लो, ठीक है। और जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है मैं इनको यूज कर सकता हूं, ठीक। और जो ये यहाँ पे लिखे हैं ये एज इट इज पूरा स्क्रीन में प्रिंट हो जाते हैं, जो भी मेरे इनके अंदर लिखे हुए रहते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने पहले जैसे कोड लिखे थे, पहले सी आउट वाले को पूरा हटा देते हैं। जैसे मैंने पहले सम ऑफ 2 नंबर निकालना है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली निकाल सकता हूं उसे कि 3 + 2, तो वो सीधा आंसर दे देगा 5। वो क्या करेगा 3 और 2 को ऐड करेगा और उसे स्क्रीन में डाल देगा। मैं चाहूं तो सिर्फ 3 को भी प्रिंट करा सकता हूं, तो देखो यहाँ पे सी आउट 3 आ जाएगा। अगर आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप वो भी आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो, 3 × 2 6, तो कितना अच्छा हो गया, ठीक। भैया अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आपने इसको ऐसे करके लिखा तो फिर जो ये 3 × 2 है ना, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसको एक बार रन करके देखूं, इसे क्लियर करते स्क्रीन को, और इसने डायरेक्ट 1 एरर एक्सपेक्टेड क्वालिफाइड 3 × 2,
अच्छा, कुछ भी एरर नहीं था, कभी कभी ऐसी एरर फाइन देता बिना बात के, ठीक है, मैं ऊपर एक लाइन पे लेके उसे चला गया तो कोई एरर नहीं था उस लाइन पे। तो देखो उसने 3 into 2 को एज इट इज प्रिंट कर दिया जब हम उनको इन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको इसके अंदर नहीं लिखा है तो जो भी उसका सम या कैलकुलेशन होगा उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3×2=6। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद आता है अपना वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वो क्या होते हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ी। अब अगला टॉपिक हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। ये अगला, ये क्या होते हैं भैया। अब देखो यार, मैंने बोला आपको आप हूं, मैं हूं, कोई भी है, हम कैसी भाषा बोलते हैं। आपको ये तो पता है जो C++ लिखी है वो उसमें थोड़ा इंग्लिश वाली लैंग्वेज है। आप कोई भी कंपाइलर या फिर कोई भी लैंग्वेज अपनी, अगर आप लैंग्वेज भी बनाना चाहते हो अपनी, जैसे C++ है थोड़ी इंग्लिश जैसी है, तो आप हिंदी में भी बना सकते हो खुद की लैंग्वेज। उसके लिए बस आपको कंपाइलर का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मैं उस लैंग्वेज को क्रिएट करूंगा। ओके, तो आप अपनी भाषा में भी बना सकते हैं कुछ भी। अब हम यहाँ पे इंग्लिश भाषा की बात कर रहे होंगे। अगर मैं किसी से इंग्लिश में बात करता हूँ कुछ भी, तो मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, या तो मैं ABCDEF बोल रहा हूँ, है ना। अगर मैं कैरेक्टर टाइप में बोल रहा हूं तो, या तो मैं कैरेक्टर टाइप बोलूंगा ABCDE, भैया ऐसा कौन बोलता है, ठीक। अगर आप कभी बोलोगे, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी इंटीजर या कोई नंबर, इंटीजर नहीं नंबर बोलूंगा मैं से, क्या मैं कुछ नंबर बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ऐसी ऐसी बात कर सकता हूं मैं किसी से, है ना। अगर मुझे किसी से भी कम्युनिकेट करना है। और क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं भैया, हम यहाँ पे वर्ड भी बोलते हैं। और भाई कैसा है, हाउ आर यू, ये तो यूज करते हैं हम रियल लाइफ में, ठीक। तो वर्ड कि हाउ आर यू, हाउ आर यू। और कैसे कैसे हम किसी से बात करते हैं, हम ये भी करते हैं ना, हाँ ना। अगर मुझे एक इंसान से दूसरे इंसान से बात करनी है तो मतलब हम यस नो में भी यहां पे बात करते हैं, यस और नो, मतलब सिर्फ जेस्चर से, सिर्फ जेस्चर से। ये किसका एग्जांपल है, अगर किसी भी दो इंसान को इंटरेक्ट करना है तो वो इन्हीं में से कुछ यूज कर रहा होगा। अब सेम हमारा कंप्यूटर में हमें लेके जाना है, इन्हीं चीजों को सीधा वहां भी लेके जाना है। कैरेक्टर मतलब आप अल्फाबेट भी बोल सकते हो, है ना। तो यही चीज मुझे अपने कंप्यूटर को सिखानी है पहले। तो कंप्यूटर में यही चीजें क्या बोली जाती हैं, अल्फाबेट को वो कह देते हैं कैरेक्टर। पहले मैं नंबर पे आता हूं, तो नंबर में सबसे पहले बोलता हूं इंटीजर। इंटीजर मतलब इंट, ऐसे उसको बोलते हैं इंट। इंटीजर में क्या क्या आएंगे, 1 2 3 10 30, ठीक। इसमें कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा। डेसिमल के लिए उन्होंने अलग से डिफाइन किया। सेकंड उन्होंने डिफाइन किया है क्या, डेसिमल, उसको बोलते हैं हम यहां पे फ्लोट। तो अगर आपको 1.2 बोलना है, 2.8 बोलना है, 3.68 बोलना है, इस टाइप से ऐसे इंटरेक्ट करूंगा। तीसरा आता है इसमें डबल। डबल को क्या बोलूंगा मैं, खुद सोचो, ये भी पॉइंट में ही होते हैं। तो भैया इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, आगे जाके अभी एक्सप्लेन करते हैं, बस ये समझ लो अभी। 2.685। अगला जो अल्फाबेट होते हैं उसको मैं कैरेक्टर बोलता हूं अपने कंप्यूटर के टर्म में या C++ की टर्म में, कैरेक्टर, ठीक। इसको नंबर, इसको मैं स्ट्रिंग बोलता हूं, स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग है। और इस यस नो को क्या बोलता हूं, बुलियन। क्या बोलता हूं, बुलियन। ये 5 चीजें, ये तो 1 होगा, ये तो 0 होगा। अब इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अगर मुझे कंप्यूटर से भी इंटरेक्ट करना है तो मुझे वही तो चीजें बतानी पड़ेगी जैसे हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम तो उससे सॉल्व करवानी है। तो हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं किसी से, इन्हीं लैंग्वेज में करते हैं, ABC 1 2 3 4 5 ऐसे ही, और तो कोई लैंग्वेज है नहीं, तो हम वही करने वाले हैं। तो इसके बाद अगर मैं इंट की बात करूं, इंट की, इंटीजर, ठीक। मैंने इंटीजर की मुझे बात करनी है। अगर इंट है, इसको मैं कहता हूं डेटा टाइप, कि मेरा डेटा का टाइप क्या है, ठीक। मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, मान लो मैंने A लिख दिया, B लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मतलब किसी का नेम लिख दिया, नेम, इसको नेम बोल देता हूं। इसको बोलता हूं मैं वेरिएबल।
इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम नेम एक वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, नेम एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है। मतलब मैंने कहा नेम एक वेरिएबल है जो इंट टाइप का है, तो ये बोलेगा कि नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि इंट टाइप का है। नेम एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है, तो यहां पे इसको मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेट होगी, ये कुछ स्पेस ले रहा होगा उसमें। अब इसको मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, इसको होती है हमारे कंपाइलर में 4 बाइट, 4 बाइट्स मेमोरी की। अब अगर मैं इसके अंदर नेम के अंदर कुछ स्टोर करा दूं, मान लो 10 स्टोर करा दिया, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि जो वैल्यू यहां पे रखी है उसको इसके अंदर डाल दो। मैथ्स के टर्म में मत सोचना कि ये दो कहीं बराबर तो नहीं है, नहीं, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो यहां पे वैल्यू रखी है उसको इसके अंदर डाल दीजिए, तो वो वैल्यू उठ के यहां पे आ जाएगी 10, इस टाइप से। तो ये नेम और इसके अंदर 10 स्टोर है। नेम एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, तो इससे क्या पता चलता है, नेम एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप इंट है, तो वो उसको 4 बाइट की मेमोरी दे देगा कि इतना स्पेस आपको हमारे कंप्यूटर के अंदर मिलने वाला है। और उसके अंदर वो क्या स्टोर कर रहा है, 10। अब सीधा 10 तो स्टोर हो नहीं रहा होगा, हो रहा होगा भैया, नहीं 10 तो नहीं हो रहा स्टोर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कैसी फॉर्म में स्टोर होते हैं चीजें भैया, बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। अब इसको 4 बाइट ऑफ मेमोरी मिली हुई है, टोटल 4 बाइट, समझ रहे हो, 4 बाइट ऑफ मेमोरी। तो 4 बाइट मतलब कितनी बिट होंगी इसमें भैया, 32 है ना। 4 बाइट पे कितनी बिट होती है बताइए, 32 बिट होती है, होती ना, क्योंकि 1 बाइट में कितनी वो होती है बिट, 8 होती है, तो 4 इंटू 8 करा तो 32 बिट मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो ये जो 10 है इस 32 बिट में स्टोर होगा। अभी 32 बिट दिखेगा कैसे अपनी मेमोरी में, हम वो देखते हैं। तो मान लो 32 बिट ऐसे दिख रहा है, एक ट्रांजिस्टर ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे ही कहां तक जाएगा 32 तक। तो ये मान लो यहां पे 2 3 और 4 ऐसे करके है, ठीक है। मान लो 32 ट्रांजिस्टर यहां पे लगे हुए, इस 10 को इसमें स्टोर कराना है। 10 मतलब क्या होगा बाइनरी में भैया, 1 0 1 0, ठीक। सेम काम मैं यहां पे करने वाला हूं, उसी को स्टोर कर दो। तो ओके सॉरी, उल्टे में लिख दिया मैंने, ये ऐसे स्टोर होगा, यहां से उल्टे से स्टोर होगा। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक। अब ये बाकी स्पेस जो बची है उसमें 0 0 भरा जाएगा, 0 0 भरा जाएगा। इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा बाद में इन फ्यूचर, किसमें, डेसिमल में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका मतलब भी 10 ही होगा। इस तरीके से मैंने स्टोर कराया, मैंने पहले 0 को लास्ट में लिखा, इसको वहां पे लिखा, फिर इस 0 को यहां पे लिखा और इस 1 को यहां पे लिखा। अब अगर इन फ्यूचर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तो 0 रहेंगे, क्योंकि इधर सारे 0 हैं। और इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, इस टाइप से। और जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपना 10 आएगा भैया। क्यों मैंने उसको पहले स्टोर नहीं कराया, अगर मैं उसको यहां पे करा देता स्टोर 1 0 1 0 इस वाली पोजीशन पे, और उसके बाद अगर 0 0 लिखता, ठीक, फिर इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाती, आंसर ही चेंज हो जाता। ये किससे मल्टीप्लाई होता, 2 की पावर 31 से, 2 की पावर 30 से, 2 की पावर 29 से, है ना, 2 की पावर 28, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे पहुंचते पहुंचते मैं यहां पे पहुंच जाता और इसका आंसर कुछ और ही निकलता। इसलिए हमने उसको लास्ट में जाके स्टोर करवाया इजीली। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब आपके माइंड में नया डाउट आ रहा होगा कि भैया जब ये इतना ही स्पेस ले रहा है तो इसको ये देने की जरूरत क्यों पड़ी, जब मैं इसको 4 बिट में ही स्टोर करा सकता हूं, तो ये फालतू की 28 बिट आपने ली क्यों है। मैंने कहा बात तो सही करी। अब इसको भी फिर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को देखते हैं। मान लो आप एरोप्लेन में जा रहे हो, ठीक, गए तो नहीं होंगे बस समझ लो, ओके। आप सोचो आप एरोप्लेन में हो, तो वहां सीट कैसी होती है, सारी सीट एक जैसी होती है, एक साइज की होती है सारी सीट। वीआईपी वाली सीट को रहने दो, मैं नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूं। अगर आप इंडिगो में गए हुए, सारी सीट की लेंथ बराबर होती है। अब उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबको इक्वल, वो इसलिए पड़ी, एक तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि एक अगर हट्टा कट्टा इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, तो वो सीट पे बैठ सकता है। अगर थोड़ा सा बच्चा हुआ
तो उसको तो कम ही सीट चाहिए, तो उसके लिए भी एक ही सीट पूरी लगेगी। अगर कोई मोटा इंसान हुआ तो उसके लिए भी एक ही सीट लगेगी, और कोई पतला इंसान हो उसके लिए भी एक ही सीट लगेगी, है ना। तो सबके लिए उन्होंने एक ही सीट बना रखी है, जिसका साइज उन्होंने फिक्स कर रखा है। एक स्टैंडर्ड उन्होंने मान लिया कि यार इसमें एक नॉर्मल इंसान बैठ सकता है। उसके बाद छोटा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, उसको उसी पे बैठना पड़ेगा। उससे क्या होगा उनका, कि उनका स्पेस बचेगा, है ना। अब ऐसा तो बना नहीं सकता कि कि बच्चों के लिए छोटी छोटी सीट बना दी, बड़ों के लिए बड़ी बड़ी सीट बना दी, ऐसा तो इंडिगो करेगा नहीं। अब कभी ऐसा हो गया कि कोई भी बच्चा फ्लाइट में नहीं चढ़ा, ठीक है, तो ये वाली सीट तो वेस्ट हो जाएगी नहीं वेस्ट, अगर कोई भी बच्चा नहीं चढ़ा। तो वो सबको एक साइज का ही बनाते हैं। सेम काम हम यहां पे भी करते हैं अपने नंबर सिस्टम में। पहला तो वो यही करता है कि एक स्टैंडर्ड साइज हम बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो मैं इंटीजर स्टोर कराने वाला हूं वो 32 बिट वाले ही कराने वाला हूं। अब जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा मुझे छोटा नंबर मिले। अगर मुझे कोई बड़ा नंबर मिल जाता है और उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं और वो 20 बिट में आ रहा है, तो वो ज्यादा मेमोरी लेगा इससे। तो हमने वही करा है कि अगर छोटा नंबर आए, बड़ा नंबर आए, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं ताकि वो आए और उसमें बैठ जाए, उसे दिक्कत ना आए। तो अगर इतना आपका वेस्ट भी जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पीछे का दूसरा रीजन भी है कि हमने ऐसा ही क्यों किया। ये इसलिए किया, मान लो आपने वही कर रखा है, मान लो ये आपकी मेमोरी है, ठीक, इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। बहुत टाइम लग गया। ओके, मान लो आप बोल रहे हो मैं 10 को स्टोर करा रहा हूं सिर्फ 4 बिट में। आप गए, आपने 10 को 1 0 1 0 पे स्टोर करा दिया। आपको पता है मुझे यहां से रीड करना है, स्टोर करना है, स्टार्ट करना है। आपको ये पता कैसे चलेगा आपको एंड कहां पे करना है? अभी तो ये 1010 है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे 4 बिट ही रीड करनी है? ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी है, उसमें सारे डेटा स्टोर हो रखे हैं। अब यहां पे 0 होगा, यहां पे 1 होगा, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, पर मुझे पता है कि मेरा डेटा इस पोजीशन पे स्टोर है। ये पता कैसे चलेगा कि मेरा डेटा यहां से खत्म यहां पे हो रहा है? इसका मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा। सेम काम कि ये 0 0 0 1 0, है ना, मेरा डेटा तो यहां से यहां तक ही स्टोर है, तो पता कैसे चलेगा? तो हमने वो स्टैंडर्ड बना दिया है। क्या स्टैंडर्ड बना दिया है? कि मुझे पता है कि ये नेम, इसका नाम नेम है, ठीक है, नेम, नेम मतलब ये वाली लोकेशन, ठीक। अगर मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि वो 32 बिट लेगा, तो मुझे पता है वो 32 मेमोरी तक रीड करेगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पे पता है मुझे यार 4 बिट रीड करनी है, तो उसके बाद सॉल्यूशन ही नहीं है ना। उसे क्या पता कि अगर वो यहां से यहां तक रीड करता है तो उसका मतलब तो 10 हो गया। अगर वो यहां से यहां तक रीड करता है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर उसे लग रहा है कि मेरा नंबर यहां से यहां तक स्टोर है और यहां से यहां तक स्टोर है, तो वो समझेगा उसका मीनिंग ही कुछ और है। इसलिए हमने सबका साइज फिक्स करा है इंटीजर में कि वो 4 बाइट के ही होंगे। हाँ, ये कंपाइलर डिपेंडेंट भी होता है कि किसी कंपाइलर में 4 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 8 होगा, पर मैं आपको इसका बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, अगर मैंने साइज फिक्स करा हुआ है कि ये 4 बाइट ही लेगा, तब तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस मेमोरी लोकेशन से मुझे रीड करना है, स्टार्ट करना है, और कहां तक रीड करना है? अगले 32 जितने भी हैं, अगले 32 को मुझे रीड करना है। तो जो हमने यहां पे देखा था ये एग्जांपल कि नेम वाला इसको पॉइंट करेगा और उसको अगले 32 को रीड करना है। अगले 32 को रीड कर लिया, जो भी उसका आंसर निकला उसके बाद, तो उसे मिल गया 10 इजीली। तो यह 2 रीजन उसके पीछे होते हैं। तो एक तो हमने स्टैंडर्ड साइज चुन लिया कि इतने में सब मोटे मोटे पतले पतले सब आ जाएंगे इसके साइज के अंदर। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, उसे पता भी तो होना चाहिए कि उसे कितना रीड करना है। अब उसे बाय डिफॉल्ट पता है कि अगर ये इंट लिखा हुआ है तो मुझे 32 ही रीड करने हैं, तो इसलिए मेरा डेटा टाइप हेल्पफुल है, ठीक। नेम से मुझे मिल जाएगा एड्रेस उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे वो डेटा रखा हुआ है, ठीक। और इसको पढ़ के, डेटा टाइप को पढ़ के मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी बिट रीड करनी है, तो वो बताएगा भाई 4 बाइट रीड करनी है, मतलब 32 बिट रीड करनी है आपको, तो अगली 32 बिट मैं रीड कर लूंगा इजीली। ये फायदा होता है इसका। अगला आता है अपना, क्या आता है, कैरेक्टर आता है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, मान लो मैंने कैरेक्टर लिख दिया और यहां पे सी लिख दिया, ठीक। अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है
कि पिछले वाले में तो भैया आपने नेम लिखा था, पिछले वाले में इसकी जगह, अब आप इसकी जगह सी लिख रहे हो। पहले नेम लिखा था, अब सी लिख रहे हो। मैंने कहा जो वेरिएबल होते हैं उनका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंडीशन है उसमें भी, क्या कंडीशन है कि मैं उसमें कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता हूं। ठीक, मैं 1 से 9 तक कोई भी डिजिट उसके अंदर डाल सकता हूं और अंडर स्कोर भी डाल सकता हूं। इन सबसे मिला के मैं कोई भी वेरिएबल का नाम बना सकता हूं। ठीक, मैं वेरिएबल का नाम ए लिख सकता हूं, मैं वेरिएबल का नाम A2 लिख सकता हूं, मैं वेरिएबल का नाम A2 लिख सकता हूं, मैं इसका नाम A_BC लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं वेरिएबल का नाम। ठीक, छोटी सी एक कंडीशन होगी कि जब भी आप वेरिएबल शुरू करोगे तो उसका पहला वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये 1 से 9 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन उसकी। ठीक, तो कहता है कि ये ना हो, बस मतलब स्टार्टिंग ऐसा ना हो 1AB, ये रॉन्ग है। हाँ, अंडरस्कोर ए भी चलेगा, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। पर इन जनरल जब भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे होंगे, हम एक मीनिंगफुल नेम ही उसको देंगे, कोई भी अंट संट उठा के मत दे देना। तो अगर मैं इसको एक मीनिंगफुल नाम दूं कुछ भी, तो मान लो आप होम लोन ले रहे हो, होम लोन, ठीक है, होम लोन लेना आपको 100 रुपए का, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इंटीजर होम लोन वेरिएबल ए इज इक्वल टू 100, ऐसे करके, कि इसका मतलब मुझे एक्चुअल में भी समझ आए कि ये है क्या। तो उसको एक अच्छा सा नाम दे दो, सबसे बढ़िया, क्यों ये घिसड़ पिचड़ करनी। आइए समझ। हाँ भैया, अब हम कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर अगर आपको दिया है सी, ठीक, कैरेक्टर के अंदर हमेशा क्या स्टोर होगा भैया, कैरेक्टर ही स्टोर होगा। और कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सिंगल वाले कोटेशन को लगाओगे और इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, A, B, C, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकता हूं मैं, इसके अंदर मैं 1 भी डाल सकता हूं। इसको अब ये कैरेक्टर रीड करेगा, ना कि नंबर। इसको ये कैरेक्टर रीड करेगा, ना कि नंबर। इसको भी ये कैरेक्टर रीड करेगा, ना कि नंबर। जो हमने अभी आस्काई टेबल दिखी थी ना इससे पहले, ये वाले, तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं। तो कैरेक्टर 0, 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको बताया था, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इसको एज अ कैरेक्टर रीड करेगा। कब, कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके आगे ये कोटेशन लगे हों, तब वो इसको कैरेक्टर रीड करेगा कि अच्छा ये कैरेक्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया। अब ये मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा होगा, मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा होगा। देखो, मुझे पता है ये सी के अंदर क्या स्टोर कराना है, सी है, उसको मेमोरी मिली है, उसके अंदर मुझे ए को स्टोर कराना है। मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो पहले जो हमारे कैरेक्टर को मेमोरी मिलती है वो मिलती है 1 बाइट, 1 बाइट, ठीक, 1 बाइट में 8 बिट, सिंपल। अब मुझे पता है कि 8 बिट में अगर स्मॉल ए को 6, 7, 8 इसको स्टोर कराना है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, पहले इसका नंबर ढूंढो। इसका नंबर कितना होता है, इसका होता है 97, आज का ही नंबर जिसको हम बोलते हैं। इस 97 को मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करने जाऊं तो ये होगा 64 और 32, 96, 0 0 0 0 0 0 1 और 0, ये भी 1 होगा, इस टाइप से, ठीक है। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना तो यही आएगा। तो ये मेरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा, ये वाला। अब आप सोचो उसको मेमोरी से इसको रीड करना है। मुझे पता है कि सी वाला इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक, सी वाला इसको पॉइंट कर रहा होगा, जो पहला वाला बिट होता है, ठीक। अब उसको यहां से वो पहले इसको पढ़ेगा, उसने इसको पढ़ा, उसे पता चला कि यहां पे लिखा है 97, क्या लिखा है 97। ये देखेगा कि मैं किस टाइप का था, मैं था कैरेक्टर टाइप का, तो उसे पता चल जाएगा 97 मतलब क्या होता है, स्मॉल ए, ऐसे। क्योंकि उसको तो ये कंप्यूटर में तो वही होता है ना स्टोर, बाइनरी फॉर्म, तो वो वही कर रहा है, सिंपल सा। तो हमने ये भी सीख लिया। एक और एग्जांपल, अगर मैं कैरेक्टर इक्वल टू ये लिखने की कोशिश करूं, क्या ये अलाउड है, नहीं है। कैरेक्टर P इक्वल टू, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं
डी ए स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे सिर्फ एक ही आ सकता है, ना कि दो, सिर्फ एक आएगा, हमेशा ये याद रखना। ये या तो ए आएगा या तो डी आएगा, कुछ भी आ सकता है, या कैपिटल ए लिख दो, तो हमेशा ये याद रखना यहां पे एक सिंगल कैरेक्टर ही उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे स्टोर होता है, वो हमने अभी इस एग्जांपल से सीख लिया इजीली। तो कैरेक्टर का नॉलेज आई थिंक आप सबको हो गया होगा कि वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। हमें पता है इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं, इसको पता है वेरिएबल बोलना है, ठीक। जैसे आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बना, वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, तो उसके हिसाब से उसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 1 बाइट। तो मैंने देखा कि मेमोरी उसे 1 बाइट की हो रही है कि ए जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ऐसे करके। एक्चुअल में मेमोरी एक्चुअल में कैसे स्टोर हुआ होगा, पहले इस स्मॉल ए को किस में कन्वर्ट करो, उसके ASCII नंबर को। उसके ASCII नंबर को मैंने कन्वर्ट किया किस में, बाइनरी में, क्योंकि हर चीज बाइनरी में स्टोर होती है। तो बाइनरी में अगर मुझे 8 बिट में स्टोर करना है तो मैंने उसको ऐसे करके स्टोर कर दिया। अब इन फ्यूचर अगर मुझे उसको एक्सेस करना हो, बाहर निकालना हो, समझना हो कि यहां पे क्या लिखा है, तो मुझे पता है कि जो ये सी होता है ये हमेशा पहली वाली बिट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक। जैसे ही अपना डेटा टाइप देखता है, इसे पता है कि 8 बिट पढ़नी है, क्योंकि वो कितनी उसका है, 1 बाइट का है, मतलब 8 बिट पढ़नी है। तो ये यहां से 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 इन 8 को उठा लेगा। ऐसे भी हो सकता है कि इसके आगे भी बहुत मेमोरी होगी, इधर को भी बहुत मेमोरी होगी, पर उसे पता है कि उसे सिर्फ यहां से यहां तक ही रीड करना है, 8 बिट। इसलिए वो उसको निकालेगा, उसको मतलब समझ जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्मॉल ए में। उसे पता चल जाएगा ना कि ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। इस तरीके से मेरे कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं एक्चुअल में। अब अगला बोल सकता हूं मैं, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करूं, फ्लोटिंग, ठीक। फ्लोटिंग होते हैं मेरे पॉइंट में 1.2, 2.6, 7.8, 2, 3, ऐसे करके ऐसे होते हैं। इसको भी सेम ऐसी मेमोरी मिलेगी। इसको कैसे करना है, फ्लोट ऐसे लिख दो और स्मॉल एफ ऐसे करके स्टोर करा दो। अब सेम काम यहां पे होगा, एफ ऐसे लिखेगा खुद को, यहां पे 1.28 स्टोर होगा। फ्लोट कितनी मेमोरी लेता है भैया, 4 बाइट्स, ये 4 बाइट्स, ओके। तो 4 बाइट इसे एलोकेट होंगी, मतलब 32 बिट, ऐसे ऐसे करके अप टू 32, ठीक। अब सबसे पहले उसको क्या करना है, ये 1.28 को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो यहां पे जो भी इसका बाइनरी कन्वर्जन आएगा ऐसे करके, वो यहां पे स्टोर हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। और हमने इसको भी स्टोर कर लिया। सेम काम ये भी करेगा कि एफ इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर इसे फ्यूचर में पता करना हो कि यहां पे मैंने क्या स्टोर कराया, तो उसे पता है कि उसे यहां से लेके 32 बिट रीड करनी है। इसका एड्रेस उसके पास है, उसे इतना पता होता है कि उसे यहां से रीड करना है, अब 32 बिट रीड करनी है। तो 32 बिट को निकालेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, क्योंकि उसे पता है वो किस टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का। इतना आसान है। अब आप बोलोगे भैया इसके बाद आपने बोला था डबल, अगर वेरिएबल का नाम मैं डी ले लूं, 4.63 ले लूं, ये क्यों करा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कहा अभी बताता हूं। अगर आपके पास अगर मैं इंटीजर की बात करूं, ठीक, मुझे पता है अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं रैंडम, 298763458, इतना बड़ा मैंने आपको नंबर दे दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसको स्टोर करा के दिखाओ, इसको स्टोर करा के दिखाओ इस बी के अंदर। तो मैंने देखा इस बी के अंदर मुझे इतने बड़े नंबर को स्टोर कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका बाइनरी कन्वर्जन करूंगा। तो पहले तो ये 298 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ होगा, मैंने इसका बाइनरी कन्वर्जन किया, ठीक है। और मान लो इसमें 40 बिट क्रिएट हो गई, 40 बिट आपने बाइनरी कन्वर्ट किया, आपको 40 बिट रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मैं जब 4 को कन्वर्ट करता हूं ना बाइनरी में, तो मुझे कितनी बिट चाहिए होती है, 100, तो ये कितनी बिट हो गई, 3 बिट, ठीक है। अगर मैं 10 को करता हूं बाइनरी में कन्वर्ट, कितनी बिट चाहिए होती है, 4 बिट। ऐसी जब मैंने इसको करा कन्वर्ट तो मुझे 40 बिट लग गई। पॉसिबल है? हाँ भैया पॉसिबल है। अब आप सोचो 40 बिट का नंबर क्या 32 बिट में फिट हो सकता है? ये 32 बिट में, ये 32 बिट पे, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसमें फिट हो सकता है? 40 नंबर है मेरे पास, अब मुझे कह रहा हूं कि मेरे पास 32 स्पेस है, क्या ये 40 का 20 32 में फिट हो पाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हो पाएंगे ना, नहीं भैया, कभी हो ही नहीं सकते ना फिट,
क्योंकि एक बिट एक जगह पे जाएगी, एक बिट एक जगह पे जाएगी, तो मेरी 8 बिट तब भी बच जाएंगी, वो स्टोर नहीं हो पाएंगी, किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट की जगह हम लिख सकते हैं लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट से क्या होगा कि अभी जो इसको 4 बाइट की मेमोरी मिल रही थी उसकी जगह इसको मिलेगी 8 बाइट। 8 बाइट मतलब 64 बिट। क्या ये 64 बिट में स्टोर हो सकता है, ये 40 बिट? भैया आराम से हो सकता है। इसलिए और अब आपको भी शायद समझ आ गया होगा कि डबल का यूज क्यों हुआ, कि अगर मेरे पास पॉइंट के बाद बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा, जो कि 4 बाइट में फिट नहीं हो सकता है, तो भाई डबल का कितना होता है, मान लो डी, ये लेता 8 बाइट्स। इसलिए ये था इनका मेन रीजन डबल को पढ़ने का। ये भी पॉइंट वाले ही नंबर रखता है, ये भी पॉइंट वाली, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पॉइंट वाला हुआ ऐसे ऐसे, जो 4 इसमें फिट ना आ पाए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान देना होता है कि हम किस नंबर को यूज कर रहे हैं, ताकि मैं कुछ भी यूज कर रहा हूं ऐसे ऐसे, तो मुझे किसको चूज करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा नंबर है डेसिमल में, तो मैं हमेशा डबल को प्रीफर करूंगा। छोटे मोटे नंबर है तो ये करूंगा। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि अब आप बोलोगे भैया कि मैं हर जगह तो लॉन्ग इंट ही कर लूंगा यूज, मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा भाई कर तो सकता है, पर आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो खराब नहीं हो जाएगा, कि जो काम आपका 4 बाइट में हो सकता था वो आप 8 बाइट में कर रहे हैं, आप 4 बाइट एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं आपको 20 को स्टोर करना है और आप उसको लॉन्ग इंट वाले में स्टोर करा रहे हो, करवा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके 64 करवा सकते हो 20 को भी स्टोर, पर बहुत ज्यादा मेमोरी का आपका लॉस नहीं हो रहा है। तो हम उसको जो उसके मोस्ट क्या होता है पास में होता है उससे उसके पास डालते हैं हमेशा। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आपको। अब जो लास्ट हमारा बचा है, हमने एक और चीज देखा, यस नो वाला, बुलियन वाला, बुलियन है ना, बुलियन भी देखा था हमने। इसको हम ऐसे करते हैं, बुलियन बी, मतलब कोई भी उसका वेरिएबल का नाम हो सकता है। ये हो गया डेटा टाइप, इसमें स्टोर होता है यस और नो। तो यस नो मतलब क्या होता होगा, सोचो, यस मतलब 1, नो मतलब 0। तो इसके अंदर हम क्या स्टोर करा सकते हैं, 0 भी और 1 भी, इनमें से कोई भी एक स्टोर इसके अंदर हो सकता है। बी के अंदर 0 भी आ सकता है, बी के अंदर 1 भी आ सकता है। अब इसकी एक और खासियत है, मैं इस बी के अंदर ही ट्रू फॉल्स भी डाल सकता हूं, ट्रू, और बी के अंदर ही फॉल्स भी डाल सकता हूं। इसका मतलब भी सेम है। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी, ये चारों इसके अंदर आप डाल सकते हो। मतलब यस नो वाले हम कहते हैं ना, कई बार हमें कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता है कि तुमने खाना खा लिया, हाँ, इसका मतलब हाँ ही हुआ ना। तो ये भी कंप्यूटर की जैसे की लैंग्वेज हमने घुसा दिया बस, कि कई बार हमें ऐसा होता है कि मुझे हाँ ना में ही जवाब देना पड़ता है। तो क्यों मैं एक इंटीजर को लूं जहां पे मेरी 4 बाइट यूज होने वाली है ना। तो यहां पे मैं बुलियन को लेता हूं। अब बुलियन जो स्पेस लेता है मेरा, मान लो आपने बी बनाया तो ये ऐसा दिखेगा, क्लियर, हाँ, ये लेता है 1 बाइट, 1 बाइट। तो यहां पे आप 0 या फिर 1 कुछ भी स्टोर करा सकते हो। अगर 0 स्टोर करा रहे हो तो 8 बिट में आपको पता है 0 मुझे कैसे स्टोर करना है, तो सारे 0 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। 0 1 ट्रू फॉल्स सब बी के अंदर आ सकते हैं। ओके, हाँ भैया, आई थिंक ये आपको अब पूरी तरीके से क्लियर होगा। हम यही काम इंटीजर से भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं कोई नंबर मुझे स्टोर कराना है, मुझे पता है उसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो क्या वहां पे इंटीजर का यूज करना अच्छा रहेगा, खुद सोचो ना। इंटीजर में अगर मुझे पता है इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, तो क्या इस 0 को इसके अंदर स्टोर कराना सही रहेगा? मुझे पता 4 बाइट लेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहा है, क्यों मैं फालतू के मेमोरी खर्च करूं? मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे मेमोरी कम से कम यूज करनी है, टाइम भी कम से कम लगे। तो भाई हम कौन सा चूज करेंगे यहाँ पे, बुलियन, इसलिए जीत गया। तो प्रीवियसली हम जहां पे थे, अब हम उस कोड को फिर से वहां पे आ रहे हैं। अब हमें पता है यार कि हमारे पास डेटा टाइप हमने सीखा है इंट, तो हम इंट लिख देंगे ऐसे करके, ठीक। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ए दे दिया, तो इसको कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक। इससे क्या होता है वेरिएबल डिक्लेयर होके, कि इस ए को मेमोरी मिल जाती है।
अब अगर मैं इस ए के अंदर कोई वैल्यू डाल दूं, इसके अंदर कैसी वैल्यू जाएगी कि ए एक वेरिएबल है जो कि इंटर टाइप का है, तो इसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, इंटीजर टाइप की। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर ए इक्वल टू 10, तो इसको बोलूंगा डिफाइन, वेरिएबल डिफाइन, कि वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने एक्चुअल में एक वैल्यू डाल दी, ऐसे करके। ठीक, अब मैं ये भी कर सकता हूं कि इसको हटा के यहीं पे उसको डिक्लेयर और डिफाइन दोनों को यहीं पे कर दूं, ए इक्वल टू 10, ये भी मैं कर सकता हूं, दोनों ऑपरेशन अलाउड है। अब सी आउट करूंगा, अगर मैंने यहां पे ए को सीधा सी आउट कर दिया तो प्रिंट क्या होना चाहिए बताइए, गेस करो क्या होना चाहिए इसका प्रिंट। तो भैया अगर मैंने इसे प्रिंट किया तो आंसर आया 10, तो जो ए के अंदर की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तब क्या प्रिंट होगा, तब क्या प्रिंट होगा, जो ये पूरा ए है वही प्रिंट हो जाएगा सीधा। इग्नोर, ओके हो गया एरर सही। देखो यार कभी कभी जो ये आईडी होते हैं ये आपको दुख दे सकते हैं। ठीक, जैसा अभी यहाँ पे आ रहा था, तो इसको एक दो बार कंपाइल करोगे तो वो सही हो जाता खुद ही। ठीक, तो भैया क्या ऑनलाइन कंपाइलर भी होते हैं जहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा हाँ होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने क्या करना है, हम यहाँ पे थे IDE1C++, आप इसको अगर गूगल करोगे तो आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा जहां पे आपको ऑलरेडी पहले से कोड लिखा रहेगा। मैंने जूम करा, आप यहां पे भी सी आउट सेम काम कर सकते हैं, हेलो कोडर आर्मी ऐसे करके। ठीक, सेम काम कर सकते हैं, यहां पे बस एड वूड देखने को मिलेंगे आपको। तो मैंने रन किया तो रन का रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है आंसर आने में। तो यहां पे हमारा जो आंसर था रिक्वायर्ड वो हमें आ गया, हेलो सी है, स्टैंडर्ड आउटपुट हेलो सी है। ठीक, अगर मैं इसको एडिट करना चाहूं तो एडिट भी कर सकता हूं उस पर क्लिक करके। अब देखो ये देखो इनपुट आउटपुट, अगर अब मुझे अपने कोड को और एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ इजीली। ठीक, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। देखो मैक्सिमम टाइम हम GFG या लीड कोड या इन्हीं को यूज कर रहे होंगे, तो जो ये हमारे ये प्लेटफॉर्म है ये स्टार्टिंग में हम यूज कर रहे होंगे। ओके, तो एक बार इसको दोबारा रन करते हैं तो सी आउट ए हमारा प्रिंट हो गया। ठीक, क्योंकि जो इनके अंदर होते हैं वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाते हैं। ठीक, जब मैं इसको इसके अंदर नहीं रखता तो ए को क्या समझेगा वो कि ए के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, ए के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, तो उसने कहा ए के अंदर 10 रखा हुआ है, तो भैया 10 प्रिंट हो गया ऐसे करके। तो ये तो देख लिया हमने इंटर टाइप के। अब अगर मुझे सम ऑफ टू नंबर निकालना है तो मैं बहुत सारी चीजें यहां पे कर सकता हूं। देखो मैंने ए को यहां पे लिखा, मैं दूसरा वेरिएबल भी यहीं पे डिक्लेयर यहीं पे डिफाइन कर सकता हूं। बी के अंदर मैंने डाल दिया 20, कॉमा करना है और उसके बाद बी इक्वल टू 20 लिख सकते हो। फिर अगला भी अगर आपको बनाना है तो सी इक्वल टू 30 कर दिया। अगला भी करना है, एक और वेरिएबल चाहिए डी बना दिया, एक और चाहिए ई बना दिया, उसके अंदर 11 लिख दिया। तो आप इनको ऐसे करके डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए यहीं पे डिक्लेयर हुआ और यहीं पे डिफाइन हो गया, मतलब यहीं पे इसको वैल्यू मिल गई। तो 10 मतलब क्या कि 10 ए के अंदर जा रहा है, 20 बी के अंदर जा रहा है, 30 सी के अंदर जा रहा है और 11 ई के अंदर जा रहा है। डी के अंदर अभी कुछ नहीं गया। अब मान लो मुझे ए और बी का सम निकालना है तो मैं यहीं पे उसको कर सकता हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस बी, इस टाइप से। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखो मेरा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 20 कितना होता है 30। अगर मैं ए प्लस सी करूं तो ए की जगह में आ जाएगा 10, सी की जगह में आ जाएगा 30। 30 और 10 कितना होता है 40, 40 आ गया। ठीक है, क्योंकि ए और सी तो ऐड नहीं हो सकते ना, ए और सी तो ऐड नहीं हो सकते, तो ए की जगह पे 10 आएगा, सी की जगह में 30 आएगा। इस टाइप से हमने इनको सीखा है। अब इसको भी क्लियर करते हैं। ये हमने सीख लिया इंट। अब हमें पता है कि जो इंटीजर है वो कितना लेता है भैया, भैया 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है। ओके भैया, जो आपने ये अभी कमेंट करके हमें ये दिखाया था ये क्या है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कमेंट, इसको कहते हैं हम कमेंट। मतलब जब भी मैं कोड लिखूंगा तो ये वाली लाइन कभी भी कंपाइल नहीं होगी। ठीक है, ये मान लो कि जब भी कंपाइलर चलेगा तो इस लाइन को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, डबल स्लैश होता है और इस लाइन को आप इग्नोर कर दीजिए, बस ये इसका कहने का मतलब होता है। अब हम सीखेंगे, हम इंटीजर हम सीख गए, अब हम फ्रूट टाइप सीखते हैं, या फिर क्या उससे पहले कैरेक्टर। तो पहले कैरेक्टर देख लेते हैं कि कैरेक्टर कैसे दिखता है। कि कैरेक्टर सी इक्वल टू, इसके अंदर सिंगल होंगे और ए में इसके अंदर असाइन करा सकता हूं, तो सी आउट सी को मैं प्रिंट करा सकता हूं ऐसे। तो देखो इनको भी मैं सबको कमेंट कर सकता हूं। मैंने
दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक, कमांड ऑप्शन दबाना है और डबल स्लैश, बस खत्म। अब ये लाइन भी कंपाइल नहीं होंगी, अब सिर्फ इसका रिजल्ट आएगा। देखो देखो ए आ गया मेरा आंसर, ए मेरा आंसर आ गया इजीली। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक, तो जो ए है वो किसके अंदर गया है, सी के अंदर। जब मैंने सी को प्रिंट कराया तो सी के अंदर जो वैल्यू रखी है उसको आप प्रिंट कर दो। ठीक, हाँ भैया। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये यहां पे एरर देगा क्या, नहीं दिया। तो उसने क्या करा, ए को सीधा प्रिंट कर दिया, जो ए की वैल्यू है, ठीक, जो ए है उसको प्रिंट कर दिया। उसने इसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया और इसको प्रिंट कर दिया। ठीक, हाँ भैया ये समझ आ गया। कैरेक्टर कितनी बाइट लेता है भैया, कैरेक्टर लेता है 1 बाइट। ठीक, कैरेक्टर आपका 1 बाइट लेता है। अब हम कैरेक्टर भी देख चुके हैं तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। आई थिंक यहां तक चमक रहा है, सबको चमक रहा है, मस्त मजा आ रहा है। अब इसके बाद आ सकता है अपना फ्लोट। तो भैया फ्लोट लिख देते हैं। फ्लोट को ऐसे लिख दो, नाम दे दो उसको एफ इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यू डाल दे 2.31 इस टाइप से। अब मैं फ्लोट को प्रिंट करा सकता हूं, सी आउट एफ इस टाइप से। तो सी आउट ने 2.31 प्रिंट करा दिया। फ्लोट कितने वो लेता है मेमोरी भैया, 4 बाइट, तो इसको 4 बाइट मिल गई होंगी। अब इसके बाद क्या आता है भैया, इसके बाद आता है अपना डबल। तो इसके बाद डबल को देख लेते हैं। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया भैया, ये डबल है, डबल। ठीक, डबल को ऐसे लिखना है डी, और उसके अंदर आप वैल्यू रख सकते हैं 3.121। मुझे पता है डबल कितनी लेता है भैया, 8 बाइट मेमोरी लेता है, फ्लोट से बड़ा होता है। तो सी आउट डी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो ये आराम से 3.121 को प्रिंट कर देगा। अब हमने यहां तक देख चुका है कि भैया हमारा इंटीजर कैसे काम करता है, हमारा कैरेक्टर कैसे काम करता है, हमारा फ्लोट कैसे काम करता है, हमारा डबल कैसे काम करता है। ठीक, मतलब उनके अंदर वैल्यू डालो, उनको प्रिंट कर दो। डी एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप डबल है और उसको मैं इजीली प्रिंट करा सकता हूं। अब लास्ट जो हमारे पास बचा है वो बचा है अपना बुलियन। अब बुलियन को भी देख लेते हैं। मैंने कहा बुलियन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब बुलियन को भी वैसे लिखना है, बुलियन, ओ सॉरी, बुलियन, BOOL, मतलब बुलियन होगा। तो इसके लिए लिखूंगा, इसका नाम दे देते बी। इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 0B 1B। ठीक, तो अगर मैं सी आउट बी करूंगा तो क्या आंसर आएगा, गेस कर लिया होगा बहुत सारों ने भैया, इसके अंदर आंसर आना चाहिए 0। ठीक, इसके अंदर मैं ट्रू को भी डाल सकता हूँ, ट्रू को भी डाल सकता हूँ। तो अगर इसको मैं कंपेल करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसके अंदर मैं 1 भी डाल सकता हूँ तो उसका आंसर भी 1। अभी हमने देखा यार, जब मैं इसके अंदर ट्रू डाल रहा था या फिर अगर मैं इसके अंदर फॉल्स डाल रहा हूँ तो फॉल्स प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। देखो फॉल्स मतलब भी 0 ही है, ये सब स्मॉल लेटर में। ठीक है, फॉल्स मतलब वो 0 ही समझ रहा है, ट्रू मतलब भी वो 0 ही समझ रहा है, तो सिर्फ 0 और 1 ही वो प्रिंट कर रहा है। तो ये कितनी मेमोरी लेता है भैया, ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। तो आज हमने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए कि भाई हमारा इंटीजर, हमने ये भी देख लिया, फ्लोट देख लिया, कैरेक्टर देख लिया, सब कुछ आज हमने देख लिया जो हमारे मेन डेटा टाइप हमारे होते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, हमने भी इंटीजर इतना सारा पढ़ लिया। ठीक है, अभी तक हमने देखा पॉजिटिव नंबर को अगर मुझे स्टोर कराना हो 23, 57, इनको अगर मुझे स्टोर कराना हो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट अगर मैं आपको कहूं कि नेगेटिव नंबर स्टोर करके दिखाओ, -5 इसको स्टोर करके दिखाओ, या फिर -6 इसको स्टोर करके दिखाओ। ये माइनस कैसे स्टोर होगा, उसमें माइनस का भी कुछ ना कुछ सिंबल होगा, ये वाले में माइनस कैसे स्टोर होगा उसमें। मुझे पता है जो इंटीजर होता है वो कितनी बिट लेने वाला है भैया, 32 बिट, 32 बिट ऐसी होगा, अप टू 32 बिट, है ना। तो मैक्सिमम कितने नंबर इसमें स्टोर हो सकते हैं, 2 की पावर 32, है ना। अगर आपके पास 2 बिट हैं, इसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है, 00, 01, 10, 11, तो 2 × 2 4, मतलब 2 की पावर 2, तो 32 बिट में 2 की पावर 32। तो मैंने उस टाइम हमने डिसाइड किया कि हम आधे नेगेटिव नंबर को दे देंगे, आधे पॉजिटिव नंबर को दे देंगे। अगर मैं इसको 3 बिट के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लो मुझे अगर 3 बिट में डेटा को स्टोर कराना हो, ठीक है, 3 बिट में मैंने कह दिया इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सब आने चाहिए। तो मुझे पता है टोटल 8 टाइप के नंबर इसमें आ सकते हैं, है ना, 8 टाइप के। तो मैंने बोल दिया कि आधे
पॉजिटिव मतलब 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, मेमोरी ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक, मैंने इसमें एक और कंडीशन डाल दी कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव का पता मुझे कैसे चलेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है। तो हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने कहा अगर इसके स्टार्टिंग में अगर 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब मुझे 4 एलोकेट कराने, तो मैं इसमें 0 1 2 3 करा सकता हूं, ये कोई भी करा सकता हूं। तो मुझे पता पहला वाला 0 है, उसके बाद यहां पे 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है और 1 1 आ सकता है। तो मुझे पता है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 1 को, ये 2 को और ये 3 को। क्लियर आपको? हाँ। अब मैं अगर नेगेटिव नंबर की बात करूं तो नेगेटिव में 1 2 3 ऐसा होगा। हाँ भैया। नेगेटिव में पहली वाला 1 होगा। हाँ भैया 1 होगा। अगर ये पहला वाला 1 हुआ तो ये 0 0 हो सकते हैं। हाँ, ये 0 1 हो सकता है। हाँ, ये 1 0 हो सकता है। हाँ, ये 1 1 हो सकता है। तो मैंने बोला ये 0 0 का मतलब क्या होगा भैया, इसका भी 0 ही होगा। 0 1 का मतलब क्या होगा भैया, 1 होगा, पर ये आगे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब माइनस। 1 0 का मतलब 2 माइनस 2, 1 1 का मतलब 3 तो माइनस 3। इस तरीके से। अब आप देखो, अगर आपको यहां ध्यान से देखो कि 1 0 0 भी 0 को ही दिखा रहा है, 0 0 0 भी 0 को ही दिखा रहा है। दिख रहा है कुछ ये वाला? बाकी तो सब अलग अलग दिखा रहे हैं। मैंने क्या देखा, मैंने 0 1 था, इसका बाइनरी क्या होता है 1, और इस 1 से मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। 1 0 को का मतलब 2, पहला 1 था तो मतलब नेगेटिव, ये 2 मतलब 3, पहला 1 था तो नेगेटिव। इस तरीके से यहां पे भी मैंने सेम ही काम किया कि 2 को पकड़ा, 0 मतलब निकाल दिया, उसके बाद यहां पे देखा तो पॉजिटिव था। 0 1 मतलब 1 होता है, 0 देखा तो मतलब ये पॉजिटिव है। इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। पर यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये वाली प्रॉब्लम है कि 0 दो नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 0 0 से भी और 0 0 0 से भी, मतलब 2 तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकता है। क्या ऐसा करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक, तो उन्होंने भी, उस टाइम के साइंटिस्ट ने भी इस गलती को सुधारा। उन्होंने कहा कि क्यों ना इस 1 0 0 को हम किसी और को दे दें। ठीक, किसी और को दे दें। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने देखा 0 के लिए तो नहीं चाहिए, 0 को तो नहीं चाहिए। ठीक है, -1 को मिल चुका है, -2 को मिल चुका है, -3 को मिल चुका है, -3 के बाद किसको मिल सकता है? -4 को। तो उन्होंने इसको -4 का दे दिया कि 1 0 0 मतलब होगा -4। पर अब इससे लॉजिक फेल हो रहा है आपका कि आप इसको कन्वर्ट करोगे कैसे? 0 0 को आप -4 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 0 1 को आप -1 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 1 0 को आप -2 में कन्वर्ट कैसे करोगे? या फिर 1 1 1 को -3 में कन्वर्ट कैसे करोगे? उन्होंने वहां पे एक और दिमाग लगाया, उन्होंने कहा इनको हटाओ। ठीक है, उन्होंने कहा एक पैटर्न बनवाते हैं, जब मैंने -4 इसको दे दिया तो मैं -3 इसको देता हूं, ताकि एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता रहे। ये उन्होंने दिमाग लगाया। ठीक, क्योंकि अभी पहले -4 था, फिर -1 -2 -3, तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा था, तो हमने एक पैटर्न बना दिया ऐसा करके। अब इससे क्या हेल्प हुई मेरी? कुछ तो हेल्प हुई होगी। अब मान लो मुझे कुछ किसी को भी कन्वर्ट करना है, यहां पे मान लो मुझे -6 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक, कैसे कन्वर्ट करूंगा? या फिर जो प्रीवियस एग्जांपल था कि अगर मुझे -2 को कन्वर्ट करना है, किस में? अपने बाइनरी फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करूंगा? बहुत सिंपल है। उसने कहा कुछ नहीं करना, पहले इस 2 का ना नंबर लिख दो जो इसकी बाइनरी फॉर्म होती है। तो इसकी फॉर्म होती है 1 0। अगर मैं इसको 3 बिट में स्टोर करा रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक, उसने कहा वो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट बोला तो 0 को 1 बना दो, 1 को 0 बना दो, ऐसे करके। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। 2's कॉम्प्लीमेंट बोले तो इसमें बस 1 को ऐड कर दो, 1 1 का 0, 1 कैरी गया, 1 0 का 1, और ये इसको मैं -2 बोलूंगा। और अगर इसको कन्वर्ट करना हो फिर से किसमें, कि इसको रीड कैसे करूंगा कि -2 है नहीं है, कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करेगा इसको, है ना? ये तो -2 का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं प्रीवियस वाला दिखाऊं तो वहां पे भी मैं देख पा रहा हूं कि 1 1 0 का मतलब -2 है, जो मैंने वहां पे कन्वर्ट करके दिखाया। ये वाला इसका पहले लिखा मैंने 0 1 0, फिर पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट बोले तो 0 को 1 में बनाओ, 1 को 0 में बनाओ, 0 को 1 में बनाओ, उसमें 1 ऐड कर दो और आपके पास नंबर आ गया। इसी को मैं -2 बोलता हूं। अगर आपको किसी और को भी कन्वर्ट कराना है
ठीक है, मान लो आपको -3 बनाना है, -3, तो मैंने बोला पहले 3 का लिख दो, तो 3 मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, यहां पे 0 आ जाएगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बोले तो 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो, ऐसे। अब इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट बोले तो 1 ऐड कर दो। ये उसका क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये देखो, तो अब जो पहली वाली दिक्कत थी वो हमने सॉल्व कर दी। कौन सी वाली, जब एक ही को दो मेमोरी मिल रही थी। अब हमने -4, -3, -2, -1 इस टाइप से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अब अगर आपको फ्यूचर में बोले कि ये 101 है, ये क्या है, इसका मुझे मीनिंग बताओ, तो कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करेगा इसे कि 101 का मतलब क्या है। इसको ऐसा तो नहीं बोलेगा 5 है, ठीक, उसको पता है कि पहली बिट क्या है, नेगेटिव है, पहली बिट है 1, तो उसका मतलब है नेगेटिव साइन तो आने वाला है। सेम काम, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेगा, तो ये हो जाएगा 0 1 0। अब इसमें 1 ऐड कर देगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, तो ये 1 1 0, तो ये कितना होता है 3, तो नेगेटिव साइन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। फिर से अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपका ऐसे नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है ऐसे, तो पहली बिट समझ के वो देखेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसने देखा ये नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेगा, ठीक है। अब इसका वो क्या निकालेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 0 1 0 1 0, 1 ऐड कर दो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ये नंबर कितना होता है एक्चुअल में, ये 8 9 10 और 1 11, तो समझ जाएगा कि ये -11 का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा दे रखा है 0 1 0 1, ठीक है, पहली बिट देखेगा कि 0 है, तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर ही है। अब इसका कुछ भी 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया जाएगा, सीधा कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऐसे +5। तो जब भी अगर आपको दिखा कि यहां पे अगर नेगेटिव या फिर 1 है, तो सबसे पहले वो समझ जाएगा कि नेगेटिव नंबर है, उसके बाद उसको 2's कॉम्प्लीमेंट देगा और उसको कन्वर्ट करके एक इंटीजर फॉर्म में ले आएगा, या फिर बाइनरी फॉर्म, अब बाइनरी के बाद इंटीजर में उसे बना सकते हैं। तो आई थिंक यहां तक भी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, जो अभी तक हमने यहां पे फेस हम कर रहे थे कि हम नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर कराएंगे, ठीक, क्योंकि जो 0 था उसको दो मेमोरी मिल रही थी, हम चाह रहे थे एक ही मेमोरी मिले, तो हमने उसको पॉजिटिव की साइड भेज दिया। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, अगर मेरे पास 3 बिट है, ठीक है, 3 बिट है, तो नेगेटिव को कितनी मिली है टोटल 3, अगर टोटल मेमोरी अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आपके पास 3 है, तो मैं कह सकता हूं जो इसका आधा था वो तो नेगेटिव साइड को मिल गया था 2 की पावर 2, टोटल 2 की पावर 3 स्पेस था, ठीक है, 2 की पावर 2 इसको मिल गया। इसको कौन सा मिला है, 0 1 2 और 3 ये मिले, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं कि 0 से लेके 2 की पावर 2 -1। इसको कहां से कहां तक मिले, -1 से लेके कहां तक, -2 का स्क्वायर। ऐसी क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं जब हम 32 बिट की बात करेंगे इंटीजर में, 32 बिट की, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 32 बिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो नेगेटिव को कितना मिलेगा 2 की पावर 31 स्पेस, पॉजिटिव को भी कितना मिलेगा तो दोनों को बराबर ही ऐसे, ठीक। इसमें जो नंबर आएंगे कहां से स्टार्ट होगा, -1 -2 अप टू ये कहां तक जाएंगे, -2 की पावर 31 तक। पॉजिटिव में कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे 1 2 अप टू 2 की पावर 31 -1, यहां तक एक कम हो जाता वहां पे। हमने देखा था 3 बिट में भी ऐसे हो रहा था, 3 बिट में 1 2 3, ठीक है, इसको कितना मिल रहा था, दोनों को पहले आधा आधा मिला था, ठीक है। ये कहां से कहां तक जाता है, -1 -2 -3 और -4 तक, तो मैंने लिख दिया -1 से लेके -2 की पावर 2 तक। ये कहां से कहां तक मिलेगा, इसे 0 को मिलेगी, 1 को मिलेगा, 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा। 3 को बोल सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर -1, वही मैंने यहां पे करा, सिंपल सा। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं दोनों को मेमोरी बांटता हूं आधी आधी, तो हमने मान लिया है कि जो 0 है वो पॉजिटिव वाली की साइड जाएगा, और यहां पे एक एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड हम कर देंगे ताकि मेरा जो मेमोरी है वो एफिशिएंटली यूज हो। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छे से चमका होगा। बहुत सारी आज हमने सीरियस टॉक करी, इसमें बहुत बातें करी, तो बताना
ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।